पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं और जो है वो काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही है जो है पेट्रोल को मैनेज करने में। और सीएनजी का भी कोई इतना ख़ास है नहीं, सीएनजी भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक जो है सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी के लिए। इसके लिए हमने जो है अपने साथ एहसान भाई को जो है आज दावत दी है, जो कि इस पे एक्सपर्ट हैं, और उनकी थोड़ी मायराना राय लेते हैं कि ईवी जो है वो कितनी फीसेबल है और कितनी नहीं है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके। तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो ईवी के हवाले से जो आपने बात की, इसका पाकिस्तान के अंदर स्कोप तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये कि एनर्जी क्राइसिस है कि ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस की वजह से आप जो है ना ईवी रख तो सकते हैं। ईवी के अंदर बेसिकली अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक बाइक है आपके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या उसके अंदर बैटरी लगती है, लिथियम आयन बैटरी। नॉर्मली जो बाइक्स के अंदर जो इम्पोर्टेड बाइक्स आती हैं उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगती है। और अगर जो पाकिस्तान के अंदर जो बाइक्स बनती हैं वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि उसमें लीड एसिड लगेगी या आप उसमें फ्लड बैटरी लगाएंगे। लेकिन इशू ये होता है कि उसकी एक तो जो किलोमीटर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बैटरी फुल चार्ज के ऊपर आपको कितने किलोमीटर देगी। तो उसमें क्या होता है कि 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर ये रेंज होती है कि उसमें स्पीड के ऊपर होता है। अगर 60 किलोमीटर के ऊपर पर आवर्स के ऊपर चलाएंगे तो आपका इतनी बैटरी चलेगी, और अगर 80 पे चलाएंगे तो इतनी चलेगी, 100 पे चलाएंगे तो स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका लॉन्ग रूट है तो डेफिनेटली आपकी बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी और आप कहीं भी रास्ते में खड़े हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर जिस तरह पेट्रोल पम्प्स होते हैं उसी तरीके से आपके पास वो होने चाहिए, क्या नाम है, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए, जिस तरह दुनिया भर के अंदर या अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई और आप कहीं भी खड़े हो गए तो आपने देखा मेरे नियरेस्ट जिस तरह पेट्रोल पंप होता है उस तरह आपके नियरेस्ट कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है। आप उस चार्जिंग स्टेशन पे जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वो चार्जिंग स्टेशन क्या करता है, आपकी बैटरी लेता है उसको चेक करता है और दूसरी बैटरी आपको लगा के चला देता है। नंबर 1 एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, वो कहता है नहीं जी आप अपनी जो है ना व्हीकल या आप अपनी जो ईवी बाइक्स है वो आप चार्ज पे लगा दें। तो वो अब ये देखा जाएगा कि जो वो बाइक आप चार्ज के ऊपर लगाएंगे वो कितने घंटे के अंदर या कितने मिनट के अंदर चार्ज होगी। तो ये हमारा बहुत बड़ी लैकनेस है पाकिस्तान के अंदर कि आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, नंबर 1 एक तो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करने दिया जाता। अगर आप उसके अंदर काम कर भी लेते हैं तो क्योंकि एक मुहावरा है ना, टेक्नोलॉजी इज़ ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स, कि दुनिया भर के अंदर या स्पेशली मैं पाकिस्तान के अंदर कहूँगा कि जो भी टेक्नोलॉजी बनती है उसको वो ड्रिवन जो है ना पॉलिटिक्स करते हैं। अगर पॉलिटिशियन या जो आपके डिपार्टमेंट हैं या आपकी जो हुकूमत है, वक्त की हुकूमत है, वो अगर आपको सपोर्ट करेगी तो आप क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से आगे जाएंगे। लेकिन आप स्टेशन लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन उसमें सबका खर्चा पानी चाय पानी होगा, तो आप मुझे बताएं कैसे चलेंगे, आप चीज़ों को कैसे आगे लेके जाएंगे। स्कोप बहुत अच्छा है हमारे पास। एनर्जी क्राइसिस को भी ओवरकम्स किया जा सकता है, उसको सोलर के ज़रिए आप ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि सोलर आपकी ग्रीन एनर्जी सोर्स है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह आपके पास स्टेशंस लगे हुए हैं फ्यूल के, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, वो सीएनजी हो, डीजल के हो, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ईवी के स्टेशन लगा सकते हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ईवी के मैं इतना बड़ा स्टेशन लगा लूँगा तो उसको मैं पावर कहाँ से दूँगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको यू गो टुवर्ड्स द सोलर। जब आप सोलर के ऊपर जाएंगे तो फिर आप उसकी एक डिज़ाइनिंग कैलकुलेशन होगी कि भाई आपने कितनी चार्जिंग देनी है या कितने लोग आपके ऊपर, एक उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि जिस तरह आपके पास पेट्रोल आप जमा करते हैं तो उसका टैंक बना होता है कि यार पर डे आपके इतने पेट्रोल कंज्यूम होगा, या इतने यूज़र आते हैं तो इतना पेट्रोल कंज्यूम होता है, तो इतना बड़ा टैंक या इतने गैलन जो है ना आपने पेट्रोल अपने टैंक के अंदर भरना है, फ्यूल भरना है, और जब एंड यूज़र यानी कंज्यूमर जो आएगा उसको आप प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इशू यही है कि उसको करेगा कौन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि गाड़ी की बात करें तो गाड़ी इस टाइम पे जो बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, वो आप तक के एंड यूज़र तक के या
कंज्यूमर तक के पहुँचते पहुँचते इतना टाइम, मतलब इतनी उसकी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर लग जाती है और इतना टैक्सेस लग जाते हैं, तो वो लेना ही नहीं चाहता बंदा कोई। अब मिसाल दें, अभी इस टाइम पे जो 4 व्हीलर है जो आपके पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 30-35 लाख 40 लाख की अगर आपको पड़ेगी, तो आप बोलोगे यार ऐसा करो मैं छोटी मोटी कोई पेट्रोल वाली गाड़ी ले लूँगा। क्यों? क्योंकि जो आप फ्यूल उसमें डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। पेट्रोल डालते हैं 10 लीटर डाल दिया, 20 लीटर, 50 लीटर, जितना भी टैंक है, 45 का, 40 का, लेकिन और आपको उसके बरक्स जो आपको पैसे देने पड़ते हैं किसके, गाड़ी के, वो 40 लाख रुपए, फिर वो आएगी, फिर उसकी बैटरी, फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसके पार्ट्स नहीं मिलने, अगर उसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके लिए फिर वो आप बाहर से मंगवाएंगे, उसको कांटेक्ट करेंगे। तो ये अभी गैप बहुत बड़ा है, इसको फुलफ़िल किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, लोग मिल के मेहनत करें, तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हमारे में अमूमन पाकिस्तान में देखा गया कि टेक्नोलॉजी थोड़ी लेट आती है, जब वहाँ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट के करीब होती है, तो हमारे वहाँ जो है ना वो चीज़ टेक्नोलॉजी फिर आना शुरू होती है। जैसे दुनिया भर में अब आप देख लें कि 5G चल रहा है, हमारे वहाँ अभी भी कोई नामो निशान नहीं है 5G का। शायद एक आध कोई दे रहा है, आई डोंट नो, मगर टेस्ट मैंने किया नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे बताएं कि जो मिसाल अभी आपने बात भी करी कि उसकी जो सपोर्ट मतलब मेंटेनेंस है वो किस हद तक अवेलेबल है और कितनी चीप है और या महंगी है, किस तरह की सपोर्ट आपको मिल सकती है। मिसाल के तौर पे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी गाड़ी बंद हो गई, थोड़ी देर के लिए सपोज़ कर लेते बैटरी का मसला नहीं है, कोई और मसला है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो फिर इसकी क्या सपोर्ट है, हमारा मेंटेनेंस अवेलेबल है इसमें? असल में देखें, इशू यही है कि इसकी इस टाइम पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इसमें सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है या इलेक्ट्रिक कार है। इलेक्ट्रिक कार के अंदर डेफिनेटली उसके जितनी भी शाफ्ट होंगी सब इलेक्ट्रिक से चल रही होंगी विया आपके डीसी करंट जो भी आपके लिथियम आयन बैटरी जो जनरेट कर रही होती है, जो आप उसको इलेक्ट्रिक से या सोलर से आप चार्ज कर रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये होते हैं, मैं आपको एक मिसाल दूँ सिंपल सी, 2014 के अंदर या 13 के एंड के अंदर पाकिस्तान के अंदर डीसी फ़ैन आए थे, सीलिंग फ़ैन, जिस तरह हमारे यहाँ पाक फ़ैन के, मिल्लत के और दूसरों के फ़ैन होते हैं। तो डीसी फ़ैन आए थे, लोगों ने चाइना से इंपोर्ट किए, लेकिन वो उस टाइम के ऊपर 7,500 रुपये का एक फ़ैन मिलता था। और जबकि अगर उस टाइम पे मैं आपको पाक फ़ैन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से कोई 1600, 1200, 1500, 2000 के अंदर पाक फ़ैन आप लगा सकते थे। लेकिन लोगों ने बोला नहीं जी, डीसी करंट है और कम वाटेज लेता है, हम इसको बैटरी पर चला सकते हैं। एनर्जी क्राइसिस था, लोड शेडिंग थी, इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा शटडाउन था, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों ने लगाना शुरू किया। लेकिन वो हुआ क्या कि जब लोगों ने लगाया, और स्पेशली मैं भी लेके गया, मैंने भी घर में एक कमरे में लगाया और मैंने घर वालों को कहा कि भाई इस पंखे को बंद नहीं करना, चलने देना, जिस तरह नॉर्मल पंखे घर में चलते हैं। वो 6-8 महीने बाद उसने अपनी क्या की, जो मतलब उसके जो RPM थे वो कम होना शुरू हो गए, या उसकी जो हवा थी वो कम होना शुरू हो गई। जब मैंने जिन लोगों ने मंगाया था उनसे बात की, उन्होंने बोला यार इसकी मेंटेनेंस नहीं है, मतलब ये समझ लो कि वो यूज़ करें और यूज़ करने के बाद आप गार्बेज कर दें। तो अब एक बंदा 7,000 रुपये में उस टाइम पे 6 फ़ैन आ जाते हैं, अगर मैं एक रफ़ आइडिया लूँ, ये 4 फ़ैन आ जाते हैं, तो 7,000 रुपये के अंदर आपने एक फ़ैन तो लिया, लेकिन लेने के बाद भी आप उसको कंफर्ट जोन में नहीं हो कि भाई इसकी स्पीड क्यों कम हो रही है, इसके अंदर क्या मसला है, इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई मोटर लगी है तो उसकी कोई मेंटेनेंस हो सकती है, अगर कोई इसकी चीज़, इसके आईसीज या जो भी व्हाट्सएवर कोई पार्ट्स इसके अगर वीक हो गया तो उसको हम चेंज कर लें। लेकिन लोगों ने क्या क्या लगाया, उसके बाद मैंने भी इवन दो के उसको निकाल के भी भेज दिया मैंने। क्यों भेजा भी गया, टिंडम में भी गया, क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई जिसको बोले यार मुझे नहीं आता, और दूसरे अगर उसको खोल भी लेता तो वो खोलने में उसको तोड़ देता। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए अब मैं आपको मिसाल के तौर पे, आपने ईवी कार आप यहाँ लेके आ गए, ईवी कार लाने के बाद उसकी बैटरी के अंदर मसला आता है तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगी। जो भी आपका डीलर होगा वो बोलेगा भाई पैसे जमा करा दो, मैं मंगा दूँगा। अब वो 1 दिन में मंगाए या 20 दिन में मंगाए या 3 महीने में मंगाए, नॉर्मली होता है जब आप मंगाते हो तो उसको आने में 2.5 से 3 महीने लग ही जाते हैं। तो 2.5 से 3 महीने आप क्या करेंगे, अपनी कार को घर पर रख के बैठ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी डेफिनेटली उसकी जो लाइट्स होंगी, उसके जो और दूसरे पार्ट्स होंगे जो एक्सीडेंट में नॉर्मली टूट जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। या तो फिर आप उसका फर्मा क्या करेंगे, मेहरान की, खैबर की, कोई छोटी गाड़ियाँ होती है ना, मेहरान की या खैबर की, या जो पुरानी आल्टो आती थी उसकी आप ढूंढ रहे होंगे यार मैं किसी तरीके से इसको इसके अंदर फिक्स कर दूँ, कहता है कम से कम मेरी रात में लाइट तो जल जाए। तो
मतलब कहने का टेक्नोलॉजी अच्छी है, पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। और अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आने के बाद अगर इसकी जो कीमत होगी वो कोई 18-20 लाख रुपए होगी तो लोग इजीली बोलेंगे, ओवर कम होंगे, बोलेंगे हाँ यार चलो 20-22 लाख भी हो, 24 लाख भी हो तो लोग शायद फ़ौरन ले लें। लेकिन ये हमारे एक और भी बड़ा मसला है, एक और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि अगर आपने आज गाड़ी बुक कराई तो आपको मिलनी है 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद। अब आज आपने जिस रेट के अंदर उसको बुक कराई थी और जहाँ 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जहाँ USD खड़ा होगा तो वो आपसे चार्ज क्या कर रहा होता है, USD। आप ये समझें कि उसने मुझसे 12 या 15 लाख रुपए एडवांस लेके अपने सर्किल में घुमा लिए। और अगर मैं बिजनेस माइंड से सोचूं तो उसने घुमाने के बाद उस पर प्रॉफिट भी कमा लिया होगा, लेकिन हमको कब दे रहा होता है वो 9 महीने बाद, 8 महीने बाद। और USD भी उस दिन की चार्ज कर रहा होता है जिस दिन वो हमको डिलीवर कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चीज़ बहुत अच्छी है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, लेकिन कहने का मतलब हमारे पास चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। अभी मैंने सुना है कि जैसे मुल्तान के अंदर एक सेफ सिटी बन रहा है, उसके अंदर क्या नाम है, उन्होंने EV चार्जिंग का ऑप्शन रखा है। यहाँ भी मिलीनियम के ऊपर भी एक पेट्रोल पंप है, उस पर भी उन्होंने EV चार्जर लगाया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी बैटरी 6 घंटे में चार्ज होती है ना, तो वो मेरी बैटरी घर ही जाके 6 घंटे में चार्ज हो सकती है। समझ रहे? बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, चाहे वो लिथियम आयन हो या लिफो बैटरी हो या सुपर कैपेसिटर बैटरी हो, वाट्स हो, अगर कोई सी भी बैटरी हो जो उसमें लग सकती हो, जो भी इंजीनियर जो उसका डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करे, वो बैटरी मेरे मुताबिक वो 20-25 मिनट के अंदर चार्ज हो जानी चाहिए। 20-25 मिनट भी बहुत है आजकल, वो इतना वेट करता तो है, मगर इट्स फेयर इनफ। देखें, आपकी जो बैटरी है वो 6 घंटे में भी आप घर पे लगाते हैं, 6 घंटे में चार्ज होती है या 8 घंटे में। आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है, आप बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के यार मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर ही मैं कहीं जा सकूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि वो हाइब्रिड तो है नहीं कि आप क्या करें, उसके अंदर फ्यूल डाल लिया, चलो जब तक के नहीं है तो मैं गुजारा कर लूँगा, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। EV तो प्योर वो इलेक्ट्रिकल बाइक है या इलेक्ट्रिकल कार है। जब इलेक्ट्रिकल कार है तो डेफिनेटली आप में उसको करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी एक लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सुपर कैपेसिटर की बात करूँ तो वो बैटरीज जो आती हैं वो कैपेसिटर से मिलके बनती हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो वो आधे घंटे में चार्ज हो जाती है, 25 मिनट में, 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसी तरीके से जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी लिफो बैटरीज आ रही हैं, वो भी अगर मैं गलत ना कहूँ तो वो भी जो 11 किलोवाट आवर्स की बैटरीज होती हैं वो तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे के अंदर आप उसको फुल चार्ज कर सकते हो। तो आप जब 1 घंटा और कहाँ 6 घंटे, तो बिग डिफरेंस। अच्छा, इसमें ये देखा गया रोड पे आपने भी देखी होंगी ई-ट्रॉन काफ़ी आ रही है ऑडी की। इसमें क्या जो है ऑडी जो है वो ई-ट्रॉन जो आ रही है, तो क्या ये घर पे भी आपके जो है वो लगा के देते हैं जो चार्जिंग डॉक होता है? नहीं, बेसिकली जो ये आते हैं इसके साथ या तो ई-ट्रॉन अगर आ रही है तो उसका चार्जर होता होगा। नंबर 1 बात तो ये हो गई। नंबर 2, अगर उसके साथ उसका चार्जर नहीं होता तो डेफिनेटली आप उसी कंपनी से चार्जर लेंगे। नंबर 2 बात ये हो गई। नंबर 3, कंपनी अगर नहीं बोलती, कहती है भाई हमारे पास तो इसका चार्जर नहीं है, हमने तो गाड़ी आपको प्रोवाइड कर दी, चार्जिंग तो फला कंपनी का या फला ब्रांड का मिलता है, तो उसमें पे बहुत सारी कंपनी थे जो चार्जर बनाती हैं। सोलेक्स से बनाती है, ग्रोवाट भी मेरे ख्याल से बना रहा है, और भी बहुत सारे इन्वर्टर्स जो कंपनीज़ बनाती हैं वो EV की तरफ भी जा रही हैं और वो चार्जर बनाती हैं। तो आप उनका चार्जर लेके और वो चार्जर जो है ना आप उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, चार्जर भी 2 तरह के होते हैं, एक कमर्शियल होता है, एक रेजिडेंशियल होता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने घरों में सोलर लगाए हुए होते हैं, तो वो एक रेजिडेंशियल चार्जर ले लेते हैं जहाँ पर अपना इन्वर्टर लगाते हैं, उसी के साथ वो चार्जर लगा देते हैं, तो रात में चार्ज पे लगा देते हैं, सुबह निकलते हैं फिर। चलिए ठीक है एहसान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपने प्रोवाइड करी। चलें अभी ठीक है, इस वीलॉग के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।